आप सभी का खैर मकदम है। और आज हम लोग बात करेंगे तारीख़ ज़बान उर्दू के हवाले से, जो आपके आने वाले इम्तिहान में जो है वो काफ़ी कारआमद टॉपिक होने वाला है। और इससे जो है वो आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है वो आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बात करेंगे तारीख़ ज़बान उर्दू से, जिसको हम लोग हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ भी जो है वो नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उर्दू की बात करेंगे तो थोड़ी सी हम रोशनी डाल लेते हैं उर्दू लफ्ज़ पर, कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं फ़ौज के या लश्कर के। फ़ौज और लश्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बान के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हम लोग इस पे जो है वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि इसमें पहली ही बात लिखी हुई है तारीख़, तो हम इसके बारे में जो है वो पहले तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। इसकी तारीख़ जो है वो कब से शुरू हुई और इसकी तारीख़ जो है वो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं उर्दू अदब में। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जो बहुत सारी क्या थी, तहज़ीब थी, बहुत सारे क्या थे, कल्चर थे, जिसमें वैदिक सभ्यता आती है, सिंधु सभ्यता आती है, हड़प्पा भी कहते हैं, मोहन जोदड़ो भी कहते हैं। तो उसी में जो है वो हमारी जो सबसे लास्ट में आती है, जो हमें सबसे अहम भी है, वो हम लोग मानते हैं सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 कबल मसीह से लेके 750 ईस्वी या 750 कबल मसीह जो है वो हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। और सिंधु सभ्यता का जो पतन है या उसका जो ज़वाल है वो आप सभी को पता है, वो एक बाढ़ के ज़रिए, एक कह सकते हैं सैलाब के ज़रिए जो है क्या हुआ, उसका अंत हुआ। और उसके बाद जो है वो एक नई सभ्यता हमारे सामने आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो 1500 कबल मसीह तक जो है वो उसका टाइम पीरियड शुरू होता है। और इसी से जो है वो हिंदुस्तान में किसकी इब्तिदा मानी जाती है, आर्यों की इब्तिदा मानी जाती है, कि उनका जो आमद है या उनकी जो आगमन है वो 1500 कबल मसीह पर जो है वो माना गया है। और ये बात हम लोगों ने उर्दू अदब की एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जो कब लिखी गई 1948 में, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मसूद हुसैन ख़ान। और ये किताब जो है वो उन्हीं ने लिखी, जो दिल्ली से नहीं बल्कि कहाँ से शाये हुई थी, लखनऊ से शाये हुई थी। और उसी में बताया है कि हिंदुस्तान में आर्यों की जो आमद है वो तकरीबन कब से मानी जाती है, 1500 कबल मसीह से जो है वो मानी जाती है। और आर्यों की आमद से ही उर्दू की जो है वो तारीख़ शुरू होती है। अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन ख़ान ने 1948 में पेश किया है, उसको जो है वो हम लोग तारीख़ के पश मंज़र से कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू की तारीख़ शुरू होती है 1500 कबल मसीह से, और उसे ही नाम दिया गया है क्या, हिंद आर्याई ज़बान का, या हम लोग कहते हैं हिंद आर्याई दौर का। और इसीलिए उर्दू की तारीख़ को समझने के लिए मसूद हुसैन ख़ान ने या और भी दिगेर माहिरीन ने इसको जो है वो 3 इदवार में तकसीम जो है वो किया है, जिसमें सबसे पहला आता है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा आता है अहद वस्ता, और तीसरा आता है जदीद हिंद आर्याई। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके, जो कदीम हिंद आर्याई दौर का टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके आपका 500 कबल मसीह तक जो है वो पहला दौर शुरू होता है कदीम हिंद आर्याई का। इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है वो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का जो है वो टाइम पीरियड शुरू होता है। और इसके बाद जो जदीदियत का दौर शुरू होता है वो होता है 1000 से लेके ताहाल तक, यानी कि जब तक ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो क्या हुआ, इनके दौर को जो है वो तकसीम किया गया है। इस बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्य और अनार्य के बीच में जो जंग हुई उसके बारे में, ताकि हमें जो है वो सारी चीज़ों को क्या कर सके, सीक्वेंस से पढ़ सकें। यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ज़बान और भाषा दोनों जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ज़बान वो होती है जिसमें हम लोग अपनी बात को सामने वाले के सामने पहुंचा सकते हैं, उसमें अपने एहसासात, अपने ख़यालात, अपने जज्बात जो है वो पेश कर सकते हैं ज़बान के ज़रिए से। और ज़बान आवाज़ से बनती है, और इन्हीं आवाज़ के अल्फाज के जो मजमूए हैं वो ही क्या बनते हैं, ज़बान बनते हैं। जबकि जो भाषा होती है वो एक अलग तरीके से क्या करती है, काम करती है। यहाँ पर जो है वो ज़बान से ही क्या निकलती है, भाषा निकलती है। और उर्दू अदब में जितना भी आपको अदब मिलता है वो ज़बान में मिलता है, क्योंकि भाषा में जो है वो कोई अदब नहीं होता। अब जब हम लोग ये आवाज़ का ज़बान का जो हम इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ का या ज़बान का, एक होता है ज़बान और एक होता है ज़ुबान। जब हम लोग बात करते हैं ज़बान की तो हम लोग एक भाषा के तौर पे बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग ज़ुबान कहते हैं
तब हम लोग अपने जो जीभ है उसको हम लोग ज़ुबान कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ज़बान और ज़ुबान में भी जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ज़बान में, तो एहसासात, जज्बात और ख़यालात को पेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया में तकरीबन 196 देश हैं या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से कि दुनिया के हर एक हिस्से में जो है वो अपनी क्या है, एक अलग अलग ज़बान बोली जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया में क्या है, अलग अलग ज़बानें हैं। लेकिन जो माहिरीन लिसानियात हैं, जिनका नाम है गैरिसन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने पूरी दुनिया की जितने भी ज़बानें हैं उनको जो है वो 8 ख़ानदानों में जो है वो तकसीम किया है। और इस तकसीम करने में उन्होंने 3 चीज़ों को जो है वो क्या दिया है, अपनी प्रायोरिटी दी है या अपनी प्राथमिकता दी है। जिसमें पहला आता है सूतियात, उसमें बात करते हैं तलफ़ुज़ के एतबार से। उसके बाद आता है सरफियात यानी कि अल्फाज के एतबार से। उसके बाद आता है नहुयात, जिसको हम लोग कहते हैं जुमलों के एतबार से। एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि सरफियात किसके ताल्लुक़ से होती हैं, तो अल्फाज के ताल्लुक़ से। नहुयात किसके ताल्लुक़ से होती है, जुमले के एतबार से। अब ये जो 8 इकसाम बताए हैं उसमें जो है वो कौन कौन सी ज़बान है, तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी सामी, और इसी से निकली है हमारी अरबी। और दूसरी जो ज़बान है वो है हमारी फ़ारसी। अरबी और फ़ारसी जो है वो सामी ख़ानदान की ज़बान है। इसके अलावा हिंदी चीनी, तीसरी है द्राविड़ी, चौथी है मुंडा, पाँचवीं हमारी अमेरिकी, छठी है अफ्रीका की बांतू, सातवीं है मलयाई या मलयालम, और आठवीं है हमारी हिंद यूरोपी। और जो हम लोग उर्दू की तारीख पढ़ते हैं वो हम लोग इसी ज़बान में पढ़ते हैं या इसी ख़ानदान में पढ़ते हैं, हिंद यूरोपी। अब यहाँ से जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हिंद यूरोपी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको स्क्रॉल करते हुए जो है वो आगे भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग जो है वो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बोली भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हालांकि ये आपकी जदीदियत में पूछी जाएगी, इसलिए जो है वो इस वाले पार्ट को जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर भी चाहें तो इसे समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ज़बान के बाद जो है वो बोली आती है, और बोली जो है वो मगरिबी हिंद में या कह सकते हैं जदीदियत के दौर में हमें पढ़नी है। और उर्दू अदब से जो है वो देखा जाए तो 5 बोलियाँ जो है मशहूर हैं जो मगरिबी हिंद की है, जिसमें आपका खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है और हरियाणवी आती हैं। तो ये सारी जो है वो आपके क्या आती हैं, बोली आती हैं। और इसी बोली में से जो है वो उर्दू जो है वो निकली है। ख़ास तौर पे खड़ी बोली को जो है वो उसको माना जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आर्य कब आए, कहाँ से आए, इस बारे में भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आर्य जो वो ज़्यादातर माने जाते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, यानी कि मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन इसके बारे में जो है वो कोई एक राय नहीं बनती है, सब लोग जो है वो अपनी अलग अलग एक राय देते हैं। तो इसी में कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, और तिब्बत को ही आर्यों का जो है वो पहला घर जो है वो माना जाता है। और ये बात कही है एक बहुत ही माहिरीन राइटर हुए हैं जिनका नाम है ग्लेरी। उन्होंने जो है वो इस बात को जो है वो बताया है कि तिब्बत जो है वो आर्यों का घर था, और जो क्या थे, बहुत बड़े इतिहासकार या बहुत बड़े तारीख निगार थे। इसके अलावा आर्यों का जो वतन बताया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, सेंट्रल एशिया है। और ये बात में जो है वो बहुत सारे लोगों ने कही है, जिसमें जो है वो ज़्यादातर नाम आता है मैक्स मूलर का, स्मिथ का, और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद का। इन लोगों ने जब ये बात कही है कि इसमें जो है वो ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद जो है वो किसको माना है, तिब्बत को माना है। यानी कि मैक्स मूलर और स्मिथ ने माना है कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से। जबकि बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद ने जो माना है वो माना है आर्य को तिब्बत से। अब जब ये तिब्बत से यहाँ पर आए तो इनके जो है वो 2 ग्रुप बने, जिनको हम लोग कहते हैं मशरिकी आर्य और मगरिबी आर्य। इसमें जो मशरिक आर्य के ग्रुप थे वो यूनानी, लातानी और जर्मनी में जो है वो ज़बानें उरूज में आई या ज़बान का जो वो इस्तेमाल हुआ, और इसीलिए इस ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया कैंटम ग्रुप का। और ये ग्रुप जो है वो किस का था, मगरिबी आर्य का। इसके अलावा जो मशरिक की तरफ करके हिजरत करके मशरिक की तरफ आए उनको हमने कहा शितम ग्रुप। और इसमें जो ज़बान कौन कौन सी आई, इसमें 2 ज़बान जो है वो शुरू हुई, जिसमें पहली आई फ़ारसी और दूसरी आई संस्कृत। इसीलिए हम लोग इसको जो है वो क्या कहते हैं, मशरिक की तरफ से आने वाले हिंदुस्तान आर्य को कहलाते हैं, क्योंकि आर्य जो के हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आर्य का मतलब ही क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और ये लड़ते हुए हिंदुस्तान में आए और इसीलिए जो है यहाँ कर क्या हो गए, आर्य कहलाए गए।
अब यहाँ पर जो लोग पहले से ही थे हिंदुस्तान में, उनको लोग हम लोग क्या कहते हैं, द्राविड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि आर्य जब हिंदुस्तान में प्रवेश किया या हिंदुस्तान में आए तो इनके बीच जो है वो जंग हुई, जिसमें आर्य और अनार्य के बीच में क्या हुई, जंग हुई। और आर्य कौन थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और जबकि अनार्य कौन थे, जो लोग कहते हैं यहीं पर थे, या उनको हम लोग द्राविड़ भी कहते हैं। और ये जो द्राविड़ जब उनसे लड़े आर्यों से, तो आर्य ने इनको हराकर कहाँ भेज दिया, नीचे की तरफ भेज दिया, यानी कि साउथ इंडिया में भेज दिया। और वहीं पर जो है वो इन्होंने नई ज़बान बोली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्राविड़ी ज़बान कही। और द्राविड़ जो है, आप लोगों ने जनजाति भी पढ़ी होगी, जैसे हमारे राहुल द्राविड़ हैं, क्रिकेटर हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो साउथ एशिया से ही है, साउथ इंडिया से है। तो इस तरीके से जो है वो ये द्राविड़ ज़बान जो है वो साउथ में बोली जाती थी। तो साउथ में जो है 4 बोलियों का जो है वो ज़्यादा प्रचलन रहा, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी और मलयालम रही। और ये द्राविड़ी ज़बान थी, जो ग्रेसी ने ऊपर बताए थे, द्राविड़ी ख़ानदान, उनकी ये जो है वो 4 ज़बानें थी। और जैसे आपको पता है संस्कृत में जो है वो 4 वेद लिखे गए हैं। कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां वेद कौन सा है, तो वो तमिल ज़बान में लिखा गया है, जिसका नाम है कोलप्पियम। और उसका मौजू क्या था, उसका मौजू था आपका तमिल व्याकरण, यानी कि तमिल ग्रामर। और संस्कृत में जो सबसे कदीम वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 5वां वेद कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं वो है कोलप्पियम, जो द्राविड़ी ज़बान की जो ख़ानदान है तमिल ज़बान में लिखा गया है। और ये तमिल ज़बान का क्या है, व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है। इससे भी जो है वो एग्ज़ाम में आपको जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आर्यों ने द्राविड़ों को नीचे की तरफ घसीट दिया था, शुमाली हिंद में अपनी सल्तनत कायम कर ली और यहाँ आकर गुजर बसर करने लगे थे। फिर यहाँ जो ज़बान पैदा हुई, हमने उसे एक नाम दिया, एक ख़ानदान बनाया, जिसका नाम रखा हिंद यूरोपी। हालांकि गैरिसन ने इसे हिंद यूरोपी के नाम से जो क्या किया है, लोगों को तारुफ कराया। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोग और आर्य लोग मिले तो एक नई चीज़ ऐजाद हुई, जैसे हम लोगों ने कहा ईरानी ख़ानदान, क्योंकि हमारे अदब पर ईरान का बहुत बड़ा असर है, इसीलिए इसे हम लोग ईरानी ख़ानदान भी कहते हैं, जिसे हम लोग आजकल हिंदो ईरान के नाम से भी जानते हैं, या इंडो वेस्टर्न के नाम से भी उसे हम लोग, एक नई तहजीब जो है वो शुरू हुई उसे कहते हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ चल के जो है वो थोड़ी सी अपडेट हुई और इसे हम लोगों ने कहने लगा हिंद आर्याई ख़ानदान, क्योंकि यहाँ पर जो ईरानी लोग थे वो वापस चले गए और टोटल क्या बच गए, हिंद आर्याई। तो आर्या वही हैं जो आर्या में रहे और हिंद जो है वो हिंदुस्तान से। तो इस तरीके से जब इसकी हमारी तारीख शुरू होती है हिंद आर्याई ख़ानदान की, वो 1500 कबल मसीह में जो है वो शुरू होती है, जिसका जिक्र मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन खान ने कहा है। और इसमें जो है वो 3 इतवार में तकसीम किया है, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे जो पहला दौर है कदीम हिंद आर्याई दौर, जो 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक जो है वो माना जाता है। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है, जो अब तक सबसे बड़ा दौर है या तवील दौर है वक्त के एतबार से, अहद वस्ता हिंद आर्याई का दौर, जो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का जो है वो माना जाता है। यहाँ पर 1 0 कम है, इसलिए आप लोग जो है उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा दौर शुरू होता है वो शुरू होता है जदीद हिंद आर्याई का दौर, जो 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक है। और अब तक जो है वो तकरीबन उर्दू की जो तारीख़ है वो है 3524 साल, यानी कि तकरीबन 3500 साल की जो है वो उर्दू की तारीख़ है। अब इस 3500 साल में जो है वो उर्दू के नाम जो है वो अलग अलग से जो है वो हम लोग जानते हैं। जैसे इसे हम लोग हिंद या हिंदी के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, रेख्ता के नाम से जानते हैं, लश्करी ज़बान के नाम से जानते हैं, ज़बान दहली के नाम से जानते हैं, दक्कनी ज़बान के नाम से जानते हैं, उर्दू मुअल्ला के नाम से इसे जानते हैं, जो शाहजहाँ के दौर में जो है वो बोली जाती है और इसका मतलब होता है दरबार में बोली जाने वाली ज़बान। इसके अलावा इसे हम लोग खिचड़ी ज़बान भी कहते हैं, जो क्योंकि इसमें जो है वो अरबी के, फ़ारसी के और हिंदी के जो है वो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसे हम लोग इस्लाही ज़बान भी कहते हैं, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो किसने किया है, नासिक ने। और इस्लाही ज़बान के बानी जो है वो किसको माने जाते हैं, इमाम बख्श नासिक को ही जो है वो माने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये उर्दू के कदीम नाम हैं या जो इसके इब्तिदाई में नाम थे। तो इसी सीरीज़ में जो है वो आगे चलते हैं हम लोग हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख में। जो हमारा अगला पार्ट है या अगला जो चैप्टर है या अगला जो टॉपिक है वो है कदीम हिंद आर्याई का दौर,
जिसमें हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं और संस्कृत ज़बान के साथ साथ इसमें वैदिक संस्कृत आते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद इसमें क्लासिकल संस्कृत आती है, जिसमें हमें रामायण और महाभारत देखने को मिलती हैं। और इसी दौर में जो है वो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलती है, ग्रामर की किताब देखने को मिलती है, जो व्याकरण की पहली किताब होती है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की है। तो इसके बाद जो हम लोग बात करें कदीम हिंद आर्याई दौर, जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक जो है वो माना जाता है। और इस दौर का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1000 साल है, जिसको हमने 2 इदवार में क्या किया है, तकसीम किया है। जिसको हम लोग कहते हैं पहला जो दौर होता है वो होता है हमारा वैदिक संस्कृत, जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक। इसके बाद जो दूसरा पीरियड शुरू होता है, जिसे हम लोगों ने माना है क्लासिकल संस्कृत, उसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1000 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक। ये 2 इदवार हमारे लिए एग्ज़ाम के हवाले से अहम है। इसके बाद बात करते हैं आर्य जो अपने साथ ज़बान लेकर आए थे, उसे उन लोगों ने यहाँ पर आकर क्या किया, पाक और साफ़ किया। और इस पाक और साफ़ ज़बान को क्या कहा, संस्कृत का। और संस्कृत ज़बान में ही हमें सबसे पहले वेदों के बारे में पता चलता है और वेदों की जो है वो रचना होती है। और इसीलिए जो इनका पहला दौर शुरू होता है उसे हम लोग वैदिक संस्कृत कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैदिक सभ्यता जो है वो हमारे यहाँ पर पहली सभ्यता मानी जाती थी। इसीलिए मसूद हुसैन खान ने भी जो है वो 1500 कबल मसीह से ही क्या बताया, आर्यों की आमद बताया है। लेकिन जब रिसर्च ने या जब तहकीक निगारों ने जो इस पर रिसर्च की, तब पता चला कि पहली जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है। इसके बाद जब ये वैदिक संस्कृत की रचना हुई और वेद कितने हुए, 4। और इन चारों वेदों में जो सबसे पहला वेद आया वो आया हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही सबसे पहले हमें संस्कृत ज़बान के नमूने देखने को मिलते हैं। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो है वो क्या है, हमारे 4 वेद हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद कदीम कौन सा है, तो ऋग्वेद, और सबसे नया कौन सा है, अथर्ववेद। ये बात यहाँ पर जो है वो आप लोग नीचे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंजिल है, यानी कि 10 अबवाब है। और इन अबवाब में जो है वो दूसरा और 7वां जो है वो पुराने हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, नए हैं। ये भी जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा वेद आता है वो आता है हमारा मौसिकी, जिसको हम लोग सामवेद कहते हैं। यानी कि सामवेद दूसरा है और उसमें जो है वो मौसिकी की बात की गई है। और सामवेद को ही संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। और उर्दू में जो मराठी ज़बान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसिकी की ज़बान कहते हैं। और ये जो मौसिकी ज़बान है मराठी, इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हुर्फ इल्लत जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक संस्कृत हम बात करें, इसमें 4 वेद आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जैसा कि हमें पता चला है कि इस ज़बान को पाक माना गया है और साफ़ माना गया है। और जब वेद आए तो ब्राह्मण आ गए, यानी कि ब्राह्मण एक समाज होता है और उन्होंने जो है वो अपने आप को आर्यों की तरह क्या बताया, श्रेष्ठ बताया, यानी कि उन्होंने आला बताया। और यहाँ पर आके उन्होंने जो है वो नए कायदे कानून लगाना शुरू किया। और इन्हीं कायदे कानून से जो है वो एक नई व्यवस्था जो है वो सामने आई, जिसका हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में जो है वो सबसे ऊपर किसको रखा, ब्राह्मण को रखा, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद जो है वो क्या रखा, शूद्र रखा, जिसको हम लोग नीची जाति भी जो है वो मानते हैं। और ये जो संस्कृत ज़बान है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी मानी गई, ये ब्राह्मणों की ज़बान मानी गई। और इसके अलावा जितने भी नाटक लिखे गए हैं उस ज़माने में, जैसे कालिदास का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, ये भी संस्कृत ज़बान में लिखा गया है। तो इसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया गया है वो संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जितने भी किरदार थे जो ख़ास तौर पे आला दर्जे के थे, उनको ही संस्कृत बोलने की क्या थी, इजाज़त थी। और जो नीची जात के लोग थे उनको संस्कृत बोलने की क्या नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। वो क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके रूल और रेगुलेशन जो है वो लगा दिए थे संस्कृत ज़बान पे कि इनको सिर्फ आला जात के लोग ही बोल सकते हैं। अगर उसमें कोई किरदार होता तो वो नीची जात के लोग थे, तो उनके लिए कौन सी ज़बान को इस्तेमाल किया गया, मागधी ज़बान को जो है वो इस्तेमाल किया गया। और जो संस्कृत ज़बान थी वो सिर्फ ऊंची जात की ज़बान बन के रह गई। और जब लोग नीची जात के सामने लोग थे, उनको बात करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो संस्कृत ज़बान में क्या हुई, उन पर पाबंदी लग गई और उन पर जो है वो रूल रेगुलेशन लगने लगे। और इसीलिए संस्कृत ज़बान की जो है वो इसी दौर में क्या शुरू हुई,
कवायद पर एक किताब लिखी गई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ जब ये वैदिक पीरियड ख़त्म हो जाता है तो दूसरा हमारा दौर शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। और इसमें जो पूछा जाता है सबसे पहला सवाल कि क्लासिकल संस्कृत की तसनीफ़ कौन कौन सी हैं, तो रामायण और महाभारत ये दोनों क्लासिकल संस्कृत की क्या है, तसनीफ़ हैं। और जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत की तसनीफ़ हैं। रामायण के जो मुसन्निफ़ हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, और महाभारत के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं वेद व्यास। और ये दोनों जो है वो महाकाव्य हैं हिंदू मज़हब के, जो हिंदू मज़हब में क्या माने जाते हैं, बहुत पाक माने जाते हैं, और जो कवायद के साथ लिखी गई है। और आज भी ऐसा ही रूल है कि जो किताबें हैं रामायण या महाभारत सिर्फ बड़े लोग ही क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, नीचे जात के लोग जो है वो इसे नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऊपर कि संस्कृत की जो है वो कवायद की किताब भी लिखी गई है, और वो कदीम हिंद आर्याई दौर में लिखी गई है। जो पहली कवायद की किताब मानी जाती है वो मानी जाती है अष्टाध्याय। इसके मुसन्निफ़ है पाणिनि, और जैसे कि आपको पता है अष्ट माने होता है 8, तो ये 8 सबक पर जो है वो मबनी है, ये इसमें जो है वो 8 अबवाब हैं। और इसको ही हम लोग संस्कृत ज़बान की क्या मानते हैं, पहली कवायद की किताब मानते हैं। और इसी किताब में जो है वो संस्कृत को पढ़ने, लिखने, बोलने के क्या है, कवायद को जो है वो इसमें पेश किया गया है, और ये किसने किया है, पाणिनि ने। इसके अलावा दूसरी किताब है जिसको हम लोग कहते हैं महाभाष्य, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है पतंजलि, और इनको जो है वो हम लोग योग गुरु के नाम से भी जानते हैं। और इसकी भी ज़बान जो है वो क्या है, इसकी भी ज़बान जो है वो संस्कृत है, और ये भी जो है वो आला तबके के लिए लिखी गई एक किताब थी जिसका नाम था महाभाष्य। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग जैसे पतंजलि हैं तो आपको पता होगा 21 जून को जो है वो पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है, जो योगा डे मनाया जाता है। और अगर हम लोग इसे ज्योग्राफी के एतबार से देखें तो यहाँ पर जो है वो सबसे लंबा दिन भी जो कब माना जाता है, 21 जून को माना जाता है। और अगर हम बात करें सबसे लंबी रात, तो सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को जो है वो मानी जाती है। सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटी रात भी जो है वो 21 जून को होती है। आप लोग यही बात जो है वो याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो ऊपर बात की गई वो माहिरीन ने बताई थी, लेकिन कुछ हिंदी के विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो है वो कदीम हिंद आर्याई दौर को जो है वो अपने अलग अलग तरीके से जो क्या किया है, उसे डिवाइड किया है, उसे अलग अलग दौर में जो है वो इदवार में तकसीम किया है। इसीलिए डॉक्टर शिवदेश वर्मा ने जो है वो इस दौर को यानी कदीम हिंद आर्याई दौर को 5 इदवार में तकसीम किया है। ऊपर हमने 2 पढ़े थे जिसमें क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत आया था। यहाँ पर जो है उन्होंने क्या बताया है, 5 मंजिल बताई है। यहाँ पर एग्जाम के हवाले से सिर्फ आपको मंजिल याद रखनी है। जैसे वैदिक मंजिल, तो वैदिक मंजिल में सारे वेद आते हैं। अहद पाणिनि मंजिल का मतलब होता है जिसमें अष्टाध्याय लिखी गई है। इसके अलावा रज़्मिया अहद मंजिल, रज़्मिया का मतलब आपको पता है जिसमें जंग का बयान किया जाता है। तो महाभारत और रामायण में क्या है, जंग का ही क्या है, बयान किया गया है, तो इसलिए आती है रज़्मिया। इसके अलावा दुनियावी मंजिल आती है। इसमें एक मंसूबा होता है कि सिर्फ ऊपर के लोग ही बोलेंगे, यानी कि ये वो ज़बान थी जिसे सिर्फ आला तबके के लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो 5वीं मंजिल थी जिसको हम लोग बोलते हैं टकसाली मंजिल, तो इसको जो है वो नीचे तबके के लोग बोला करते थे। तो इस तरीके से क्या हो गई, ये 5 मंजिल हो गई जो हिंदी के विद्वानों ने जो है वो तकसीम की है। इसी के अलावा कुछ और लोगों ने जो है वो इसका अलग अलग मायार बताया है कदीम हिंद आर्याई दौर का संस्कृत ज़बान का। उन्होंने जो है वो इनका मायार, जो सबसे पहला मायार बताया है वो बताया है मायारी ज़बान। और मायारी ज़बान उसे कहा है जो सिर्फ ऊंचे लोगों को बोलने का हक था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसी के अलावा नीम मायारी ज़बान, ये उस इलाके में बोली जाती थी संस्कृत जो अम्बाला से लेकर इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसी के दरमियान बोली जाने वाली ज़बान को हम लोग नीम मायारी ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा गैर मायारी ज़बान, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी उसको हम लोग बोलते हैं गैर मायारी, जिसका इलाका यूपी और बिहार जो है वो क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हिंद आर्याई की जो दौर है उसमें जो कदीम हिंद आर्याई दौर का है वो 1500 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक था। तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट शुरू होता है या दूसरा इदवार शुरू होता है 1500 कबल मसीह से, और इसका जो दौर का शुरुआत होती है वो होती है 1500 कबल मसीह से। और इस दौर में जो है वो 2 महापुरुषों का जन्म हुआ जिसमें हम लोग कहते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने जो है वो बौद्ध धर्म चलाया और महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया। और जब संस्कृत पर रूल रेगुलेशन लगने लगे, जब कवायद पर जो है वो मबनी ज़बान होने लगी और नीचे तबके लोगों को जो है वो इसके बोलने पर पाबंदी
लग गई, तो इसीलिए जो है वो एक नई ज़बान उरूज में आई जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत। और इसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो होता है आपका 500 कबल मसीह के बाद। और इसीलिए जब हम लोग कदीम हिंद आरियाई दौर के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, अहद वस्ता का। और अहद वस्ता का टाइम पीरियड भी यहीं से शुरू होता है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। यहाँ पर आप लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है वो ये सारी बातें जो है वो समझ में आती है। और प्राकृत के जो मायने होते हैं वो होते हैं फितरी ज़बान के, यानी कि जो ज़बान कुदरत ने पैदा की हो या जिसको जो है वो खुदा ने बनाया हो उसे हम लोग कुदरती ज़बान कहते हैं। और यहीं से जो है वो कौन सा दौर शुरू होता है, हमारा अहद वस्ता का दौर शुरू होता है, जिसका जो श्रेय है या जिसके जो किरदार हैं या बानी है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक होती है ज़बान और एक होती है लिपि। ठीक है, तो ज़बान अलग होती है और लिपि जो है वो अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू की जो लिपि है या उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो होता है ख़त नस्तालिक। इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का होता है रोमन। हिंदी की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी की होती है गुरुमुखी। एग्जाम में जो है ये काफ़ी सवाल यहाँ से जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, इंग्लिश की क्या है, रोमन, और उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो ख़त नस्तालिक, और पंजाबी का क्या है, गुरुमुखी। अहद वस्ता हिंद आरियाई, इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का है, जिसको हम लोग मिडाइवल पीरियड के नाम से भी जानते हैं या मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उर्दू अदब में हम लोग इसे कहते हैं अहद वस्ता हिंद आरियाई, क्योंकि ये हिंद आरियाई ख़ानदान की ज़बान है। आइए देखते हैं इसके बारे में। उर्दू ज़बान का आगाज़ इसी दौर के हवाले से होता है, यानी कि मिडाइवल से जो है वो इसकी इब्तिदा होती है। अगर हम तारीख के पश मंज़र में जाएं तो अहद का मतलब होता है दौर या काल, यानी कि ये जो अहद है इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अहद वस्ता का दौर या हिंद आरियाई अहद वस्ता। और हिंद आरियाई जो है वो एक ख़ानदानी ज़बान है जो लिसानी ख़ानदान है, जो गैरीसन ने जो है वो 8 इदवार में तकसीम किया। इसीलिए हम इसको क्या जानते हैं, अहद वस्ता हिंद आरियाई को हम जानते हैं और इसी को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। अगर हम बात करें हिंद आरियाई के वक्त की, तो मैंने आपको बताया 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो है अहद वस्ता का हिंद आरियाई का काल। तकरीबन अगर हम इसे देखें, कैलकुलेट करें, तो 1500 साल का वक्त आता है। और इसी 1500 साल के वक्त को हम लोग कहते हैं मिडाइवल पीरियड या अहद वस्ता का। कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा वक्त है अभी तक या जो सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड है वो किसका है, वो हमारा अहद वस्ता का टाइम पीरियड है, यानी कि मिडाइवल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट करके मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी तक तीनों काल या तीनों दौर में कदीम, अहद वस्ता और जदीद, इन तीनों में सबसे लंबा पीरियड या सबसे तवील पीरियड किसका है, अहद वस्ता का पीरियड है। अब इन अहद वस्ता को जो है वो हम लोगों ने 3 इदवार में जो है वो तकसीम किया है। जो 1500 साल का वक्त है उसको 3 इदवार में तकसीम किया है, जिसमें जो पहली प्राकृत का दौर है वो 500 कबल मसीह से लेके 100 ईस्वी तक, दूसरी प्राकृत जो है वो ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, तीसरा जो दौर है जिसे हम लोग प्राकृत का दौर कहते हैं या हम लोग इसे तीसरी प्राकृत का दौर कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 500 से लेके 1000 ईस्वी तक। तो इस तरीके से जो है वो 500 और 500 और 500, यानी कि तीनों साल में क्या है 500 का हमने लिया है और टोटल मिला के जो होता है 1500 साल का वक्त। और इसी जो लास्ट वाली प्राकृत है, यानी कि जो तीसरी प्राकृत है, उसको ही हम लोग कहते हैं अपभ्रंश का दौर, क्योंकि अपभ्रंश का ताल्लुक जो है वो सूरसैनी अपभ्रंश से है और उसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त उर्दू से है या खड़ी बोली से है। आइए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं अहद वस्ता पे, यानी कि मिडाइवल पे, जो तारीख के पश मंज़र से हैं, अदब के पश मंज़र से नहीं है। तो आपको पता होगा सबसे पहले 712 ईस्वी में जो मिडाइवल का जो दौर है वो शुरू होता है, जो 1857 तक रहता है, जिसमें मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, शेर शाह सूरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सारे जो है वो मुसलमान बादशाह का दौर होता है। लेकिन जो सबसे पहले मुसलमान आया, ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और ये किस रास्ते से हिंदुस्तान आया था, सिंध के रास्ते से जो है वो हिंदुस्तान आया था। ये पहला मुसलमान था जो हिंदुस्तान में आया था। और इसके बाद जो लास्ट मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। और इसके टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मिडाइवल कहते हैं, या हम लोग अहद वस्ता का काल कहते हैं तारीख में। और कुछ लोग जो है वो बहादुर शाह जफर के छोड़ के किस तक मानते हैं, बाद लोग जो है वो मानते हैं औरंगजेब तक। कि अहद वस्ता का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब तक है।
तो ये हुआ तारीख के पस मंज़र से, लेकिन हमें ज़बान के और उर्दू अदब के लिहाज से पढ़ना है, तो उसी को हम लोग जो है वो यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो पहली प्राकृत का दौर है, ये पहले प्राकृत का दौर है जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। यहाँ पे कबल मसीह है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं ये 500 से लेकर अभी तक जो भी हुआ डिपेंड करता है ऑप्शन पे। कहीं कहीं आपको 500 मिलता है, कहीं कहीं पे आपको 600 भी मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन पे भी जो है वो डिपेंड करता है और नोट करके यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्राकृत का मतलब क्या होता है। प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति से जो चीज़ हमें फराहम होती है या कुदरत से जो हमें चीज़ मिलती है, जैसे हवा, पानी, ये सारी चीज़ें फितरी हैं। और इसीलिए जो अहद वस्ता की पहली दौर की ज़बान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फितरी ज़बान कहते हैं। और फितरी ज़बान का मतलब होता है जो एक तरीके से पूरी तरह से क्या हो, नेचुरल हो, यानी कि जो खुदा की तरफ से ये जो हमें प्रकृति के दौर पे मिलती हो उसे हम लोग फितरी ज़बान कहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो नेचुरल ज़बान हमारे सामने आई, इसको हमने नाम दिया क्या, प्राकृत का। और प्राकृत का मतलब क्या होता है, फितरी ज़बान। अब ये क्यों शुरू हुई, ये इसका क्यों जो है वो रूज हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि संस्कृत की ज़बान में जो रूल और रेगुलेशन लगा दिए गए थे और निचले तबके को लोगों को बोलने के लिए क्या कर दिया था, उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसलिए संस्कृत ज़बान का जो इस्तेमाल कम होने लगा, ना के बराबर होने लगा। और जो निचले तबके के लोग थे उन्होंने एक नई ज़बान जो है वो ईजाद की, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृत ज़बान। और यही प्राकृत ज़बान जो है वो आगे बढ़ी और इसको आगे बढ़ाने में दो लोगों का क्या रहा, बहुत अहम किरदार रहा और बहुत अहम हिस्सेदारी रही, जिसमें एक आते हैं महावीर स्वामी और दूसरे आते हैं गौतम बुद्ध। इन्होंने जो है वो अपने मजहब की, अपने धर्म की जो तबलीग जो है वो इसी ज़बान में किया और इसी से जो है वो क्या किया, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और लोग जो है वो इन्हीं को मानते थे और इन्हीं की बातों को सुनते थे, क्योंकि ये घूम घूम कर जो है वो लोगों को अपने धर्म की, अपने मजहब की जो है वो तबलीग के लिए क्या करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उन तक जो है वो अपनी बात पहुँचाते थे। और जब ये बात आवाम तक पहुँची और ये ज़बान आवाम तक पहुँची तो ये क्या होने लगी, मकबूल होने लगी। और इस दौर में जो है वो एक नई ज़बान जो है वो सामने मिल के आई, क्योंकि ज़बान के लिए हमें ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की, और आवाज़ जो है वो एक कम्युनिकेशन का, अपने एहसास का, अपने ख़यालात का जो है वो क्या है, इजहार करने का एक तरीका है। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ, इससे जो डेवलप हुआ, उसमें जो जज्बात हुए वो क्या हुए, एक दूसरे से मेल खाते हुए और एक दूसरे को समझ में आने लगे। और इसीलिए जो पहले प्राकृत का दौर है वो हमने कहलाया गया फितरी ज़बान, और उसको हम लोगों ने पहली प्राकृत का दौर कहा, जो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक जो है वो मानी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो दो लोगों ने, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपनी ज़बान का प्रचार और प्रसार किया और उसमें जो है वो अपने धर्म ग्रंथ की भी क्या की, रचना की। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पहली प्राकृत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्राकृत अपना अदबी रूप ले लेती है, यानी कि जब इसमें एक लिटरेचर आ जाता है, इसमें एक अदब लिखा जाता है, तब इसमें एक साहित्य लिखा जाता है, तो इस ज़बान को हम लोगों ने एक दूसरा नाम दिया, जिसे हम लोग कहते हैं अदबी प्राकृत या अदबी पहली प्राकृत। और ये जो अदबी पहली प्राकृत थी, इसका जो अदबी रूप था, यानी कि जब ये लिखने में आई या लिपि के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो हमने इसे नाम दिया पाली। हालांकि पाली ज़बान जो है वो पहले से भी राइज थी, पहले से भी इसमें जो है वो किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इसे जो है वो नाम दे रखा था मागधी, क्योंकि पाली का जो कदीम नाम है वो है मागधी का। इसे हम लोग पहली प्राकृत भी कहते हैं और अदबी प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि इसी में जो हमें क्या मिलते हैं, ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अब ये ग्रंथ किसके होते हैं, तो महावीर स्वामी के हो सकते हैं, गौतम बुद्ध के हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो इसके हमें नमूने देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं अशोक के ग्रंथों में, इसके शिलालेख में, इसके अभिलेख में, इसके स्तंभों में जो है हमें पाली ज़बान के नमूने जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसी से पता चलता है कि जो पहली ज़बान है पाली, वो क्या है, पहली प्राकृत ज़बान है, जिसको हम लोगों ने अदबी रूप के तौर पर जो है वो पढ़ा है। यहीं पर ये जो नमूने हमें देखने को मिलते हैं, इसके जो हमें उल्लेख है या इसके हमें जो नमूने हैं, वो कलिंग के युद्ध में से जो है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं या उससे जो है वो हमें ज़्यादा फराहम होते हैं। आपको पता होगा कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक ने लड़ा था, और उसमें जो है उसने तोसली में जाके, क्योंकि कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी, वहीं पर जाके जो उसने क्या किया था, युद्ध किया था। और उस युद्ध की वजह थी हाथी, क्योंकि कलिंग के राजा ने अशोक को जो है वो क्या कर दी थी, हाथी देने से मना कर दिया था, और इसीलिए अशोक ने क्या किया, उन पर चढ़ाई कर दी और तोसली को जो है वो विजय कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धर्म की नीति को क्या किया, उन्होंने शुरू किया। और यहीं पर जो है वो बौद्ध धर्म के जो बुनियादी ज़बान थे वो मानी गई है पाली, और इसी से जो है वो हम लोगों ने पहली प्राकृत में जो ज़बान राइज हुई वो ही पाली।
इसी के बाद जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का दौर खत्म हो जाता है तो उसी वक्त जो है वो दूसरा दौर शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं दूसरी प्राकृत का दौर। ये 100 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक मानी जाती है। कहीं कहीं पर ये आपको 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक भी जो है वो मानी जाती है। अब इस दौर में क्या हुआ कि जो ज़बान थी उसको जो हमने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और ये हिस्से कैसे बनाए गए, इलाकाई तौर पे जो है वो बनाए गए, यानी कि इलाके के एतबार से हमने इन्हें अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र, क्योंकि ये जुनूब में था, दक्कन में था, तो जुनूब दक्कन को कहते हैं, और ये महाराष्ट्र में था। और इस वक्त जो महाराष्ट्र है उस वक्त का महाराष्ट्र है वो दक्कन कहलाता था या जुनूब कहलाता था। इसके अलावा दूसरा इलाका हमने सुना शूरसैनी, जो मथुरा का इलाका था, और यही जो मथुरा ज़बान के इलाके में बोली जाती थी उसे हम लोगों ने क्या माना, शूरसैनी ज़बान माना। और तीसरे दौर में जो हम लोग इसे आगे के जदीद हिंद आरियाई दौर में पढ़ेंगे तो यही जो शूरसैनी मथुरा के इलाके में बोली जाती है यही ज़बान बन जाती है शूरसैनी अपभ्रंश, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि शूरसैनी अपभ्रंश का ही ताल्लुक किससे है, बराह रास्त उर्दू से है। ये दूसरा इलाका हुआ। इसके बाद जो तीसरा इलाका है वो है मागधी का, यानी कि मशरिकी हिंदुस्तान का, और इसका इलाका था मशरिकी हिंदुस्तान। इसके बाद अर्धमगधी, ये मशरिकी उत्तर प्रदेश में जो है ये इलाका आता था, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं मशरिकी यूपी। इसके बाद पांचवा इलाका आता है पिशाजी, जो आता है हमारा कश्मीर और पंजाब का इलाका। तो इस तरीके से दूसरे प्राकृत में हमने जो है वो इसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा पिशाची पे। पिशाची का मतलब होता है भूत, या वो लोग जो भूत प्रेतों वाली ज़बान बोलते हैं। तो कश्मीर में और पंजाब में ये इलाका था जो भूत वाली ज़बान बोलता था, इसीलिए जो है वो इसको हम लोगों ने क्या किया, पिशाची ज़बान का नाम दिया, जो कश्मीर और पंजाब से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इस तरीके से ये हुआ पिशाची के हवाले से बात। अब ये यहाँ से शुरू क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में आने का अगर कोई एक वाहिद रास्ता था तो वो सिंध से था, क्योंकि तीनों तरफ जो है वो हिंदुस्तान में पानी है। तो पहले तो आविष्कार नहीं था कि हवाई जहाज से आते हैं, लेकिन सब लोग जो है वो ज़मीनी रास्ते से आते थे। तो यहाँ पर आपको जो मोहम्मद बिन कासिम मैंने अभी ऊपर बताया 712 में, वो भी कहाँ से आया, सिंध के रास्ते से आया। और इसके अलावा आपने पढ़ा भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिकंदर आया, वो भी जो है वो इसी के रास्ते आया, झेलम के रास्ते होते हुए राजा पोरस से जो है उसने क्या लड़ा, युद्ध लड़ा। तो ये जो बैरूनी हुए या जो बाहरी लोग हुए उन सबका ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर कश्मीर और पंजाब से ही रहा। और यहीं पर जो है वो काफ़ी लोगों ने अपना नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है वो पंजाब से पैदा हुई है। कुछ लोग जो है वो सिंध से कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध के रास्ते से होते हुए पंजाब आया, और इसीलिए महमूद शिरानी और सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के आवाज़ और इर्तिका में जो अपने नज़रिए पेश किए हैं, तो एक ने पंजाब बताया है हाफिज महमूद शिरानी ने, और सिंध का जो बताया वो बताया सैयद सुलेमान नदवी ने। इन्होंने जो ये नज़रिए जो पेश किए हैं वो किए हैं अपनी किताबों में। जैसे पंजाब में उर्दू जो है वो हाफिज महमूद शिरानी की किताब है, 1928 में लिखी गई। इसके अलावा नकूश सुलेमानी जो सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है, जो 1939 में लिखी। पंजाब में पंजाबी से नज़रिया पेश किया गया है, जबकि सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध से बताया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो है वो एक ज़बान बोली जाती है जिसको हम लोग पंजाबी कहते हैं। तो पंजाबी का जो रस्मुल ख़त था वो मैंने आपको बताया था, वो था हमारा गुरुमुखी। तो इस तरीके से पंजाबी और उर्दू की जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 60% क्या है, यकसा हैं, यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादातर चीज़ें मुशाबहत रखती हैं या एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसलिए पंजाब में या पंजाबी में और उर्दू में दोनों में क्या है 60% का यकसा मिलती है, यानी कि इसमें जो है वो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और पंजाब को पंजाब इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पंजाब में 5 नदियां हैं। पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है दरिया, इसलिए आप लोग जानते हैं 2 आब। अब बात करते हैं तीसरे प्राकृत का दौर, जो हमारा आखिरी प्राकृत का दौर है, जो हमारा शुरू होता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और इसी दौर में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिंदुस्तान आया था, और यहीं पर जो है वो हमने अपभ्रंश का दौर कहलाया गया, क्योंकि अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई ज़बान। इससे पहले हमने अभी तक संस्कृत पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, तमिल पढ़ी, तेलुगु पढ़ी, और इसी दौर में जो है वो अरबी और फारसी भी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी ज़बानें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। इसीलिए ये जो दौर कहलाया गया है तीसरा दौर, ये अपभ्रंश का दौर कहलाया गया है। और अपभ्रंश के मायने होते हैं बिगड़ी हुई ज़बान के। और इसका जो दौर हमने तारीख में पढ़ा है वो पढ़ा है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। इसी को हम लोग क्या मानते हैं, अपभ्रंश का दौर मानते हैं। और इसी में जो है वो हम लोग
पढ़ते हैं कि हिंदू जो सम्राट था, जो आखिरी हिंदू सम्राट था, उसका भी इख्तिताम जो है वो इसी दौर में होता है, जिसको हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन के काल से या हर्षवर्धन सम्राट के नाम से, जिसमें कौन आया था, चीनी यात्री हेंग शांग भी आया था। तो इस हिसाब से जो है वो हिंदू जो सम्राट है वो इसी काल में खत्म हो जाता है, तीसरे प्राकृत में, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद ही क्या शुरू होता है, मिडाइवल शुरू होता है, मध्यकालीन, जो मोहम्मद बिन कासिम से जो है वो शुरू होता है। और ये जो है वो हिंदू लास्ट या आखिरी बादशाह था। और यहाँ पर अगर हम लोग तारीख के हिसाब से देखें तो तारीख के हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इसी पीरियड में आया था और ये कहलाया गया मिडाइवल पीरियड। लेकिन हम लोग ज़बान के तालिब इल्मों के हवाले से बात करें तो हम लोग इसे कहते हैं तीसरी प्राकृत का दौर, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अपभ्रंश का दौर। और अपभ्रंश जो है वो क्या होती है, बिगड़ी हुई ज़बान कहलाती है। और क्यों कहलाती है वो मैंने आपको जो है वो अभी ऊपर बताया। अब ये जो अपभ्रंश का दौर शुरू होता है, इसमें जो है वो किस इलाके का ज़्यादा असर है, तो वह है मथुरा का। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सूरसैनी अपभ्रंश कहते हैं। और यही सूरसैनी अपभ्रंश जो है वो आगे उर्दू का रूप ले लेती है, खड़ी बोली कहते हैं जिसे हम लोग, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मथुरा में 4 बोलियाँ सूरसैनी अपभ्रंश के इलाके में बोली गई और यहीं से उर्दू का आगाज़ या बुनियाद शुरू हुई। क्योंकि सूरसैनी अपभ्रंश में हमें एक बोली मिले जिसे हम लोग खड़ी बोली या हिंदुस्तानी या खड़ी बोली के दूसरे नाम से जानते हैं। यहीं पर हिंदुस्तान की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तान का मतलब होता है जगह और हिंदू का मतलब होता है हिंदुओं की जगह। तो इस हिसाब से पूरे जो इसकी संधि विच्छेद हुई, इसे हम लोग कहते हैं हिंदुओं के रहने की जगह, यानी कि हिंदुस्तान। अगर हम बात करें सूरसैनी अपभ्रंश जो ऊपर बताई मैंने अभी, इसमें 4 बोलियां कौन कौन सी हैं, तो 4 बोलियां हैं खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या पहाड़ी। ये सूरसैनी अपभ्रंश की क्या है, 4 बोलियां हैं। और इन बोलियों से ही क्या हुआ है, उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे या आप जो है वो जान गए होंगे। अगर हम बात करेंगे 4 बोलियां, ये 4 बोलियां हमारे लिए अहम है। ये खड़ी बोली आगे चलकर क्या बन जाती हैं, जदीद हिंद आर्याई दौर में जो है मिल जाती हैं, जो हमारा कदीम हिंद आर्याई अहद वस्ता के बाद तीसरा दौर शुरू होता है, जिसे हम लोग जदीद हिंद आर्याई कहते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा सूरसैनी अपभ्रंश, यहाँ पर दूसरा जो इलाका आ जाता है वो आ जाता है मागधी अपभ्रंश। इसका इलाका मशरकी हिंदुस्तान यानी बंगाल के आसपास का इलाका होता है, जिसे हम लोग बंगाल, आसाम, आसामी या उड़िया, ये तीनों इलाके जो है वो मागधी अपभ्रंश के इलाके कहलाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश किससे बताया है, उड़िया से बताया है। इसके बाद तीसरी है अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसका इलाका उत्तर प्रदेश यानी बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका होता है। और इसमें हमें 3 ज़बानें देखने को मिलती हैं, जिसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। ये 3 ज़बानें अर्ध मागधी अपभ्रंश की हैं, क्योंकि बिहार में भोजपुरी चलती है तो ये अर्ध मागधी में आती हैं। इसके अलावा चौथे इलाके की ज़बान हमारी रही महाराष्ट्र की, और इसमें जो है वो एक ही ज़बान आती है और वो आती है हमारी मराठी। और इसका जो इलाका है वो महाराष्ट्र का इलाका है या उसके आसपास का इलाका है। और महाराष्ट्री को या महाराष्ट्र में जो बोली जाने ज़बान है उसे हम लोग कहते हैं मराठी। और मराठी ज़बान को ही क्या बोली जाती है, मौसीकी की ज़बान कहा जाता है, यानी कि संगीत की ज़बान इसे ही कहा जाता है। जिस तरीके से संगीत का जनक किसे कहा जाता है, हमने पढ़ा था सामवेद को कहा जाता है, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र को या मराठी को मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। इसके अलावा प्राचड़ और केकई अपभ्रंश, ये सूरसैनी अपभ्रंश का आखिरी दौर है, जिसमें प्राचड़ और केकई अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। और ये सिंध इलाके में जो है बोली जाती है। इससे हम प्राकृत दौर में पिशाजी के नाम से जानते हैं, यह हमने उसे पढ़ा है। यहाँ अपभ्रंश के दौर में इसे हम लोग प्राचड़ या केकई के नाम से जो है वो जानते हैं, लेकिन ज़बान वही है जो सिंध में और पंजाबी में बोली जाती है। पिशाजी में हमने पंजाब की बात कही थी और यहाँ सूरसैनी अपभ्रंश में केकई के नाम से जो है वो हम लोग इसे जानते हैं। लेकिन केकई के साथ साथ हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं और वह है हमारे लहिंदा। लहिंदा जो है वो पंजाब में बोली जाती है। अब पंजाब के किस इलाके में बोली जाती है, पंजाब के पश्चिमी इलाके में जो पंजाबी बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लहिंदा कहते हैं। इसके अलावा जो पंजाब के दूसरे इलाकों में बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंध कहते हैं या सिंधी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो 5 इलाके हैं ये जो होते हैं अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है हमारा तीसरा दौर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जदीद हिंद आर्याई दौर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पंजाबी सिंधी के किस इलाके में बोली जाती है। पश्चिमी इलाके में जो बोली जाती है उसे हम लहिंदा कहते हैं। उसके अलावा दिगेर इलाकों में जो बोली जाती है उसे हम लोग सिंध कहते हैं।
जदीद हिंद आर्याई, जिसका दौर शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक, यानी कि अब तक, जिसे हम लोग हिस्ट्री में या तारीख में कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम तारीख के पश मंज़र में देखें कि जदीद का मायने क्या होता है, तो जदीद का मायने होता है नए के, या कह सकते हैं आधुनिक के। तो जो हिंदुस्तान की तारीख है उसमें आपको पता है मॉडर्निज्म का जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है 1600 ईस्वी से लेके या 1608 ईस्वी से लेके। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये मॉडर्न शुरू हो रहा था, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरू हो रही थी हमारी, उसमें जो है वो मुगलिया सल्तनत का जो है वो ज़वाल शुरू हो चुका था, और औरंगज़ेब जो है वो उस वक्त तक नहीं आए थे। लेकिन उससे पहले जो है वो उसके जो इब्तदाई नकूश हैं, जो माहिर इतिहासकार ने उसके माने हैं, वो यहीं से माने हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, आगाज़ हुआ 1600 में, जो लंदन में हुआ, और 1608 में जो है वो हिंदुस्तान आ गए, यानी कि अकबर के ज़माने में। लेकिन इनका जो बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ वो हुआ जहांगीर के दौर में, और जहांगीर के दौर में ही कौन आए, अंग्रेज़ आए, और उन्होंने जो है वो क्या डाली, अपनी फैक्ट्री की बुनियाद डाली। सूरत में भी डाली, कुछ लोगों ने जो है वो मसूलीपट्टनम में भी डाली। तो अलग अलग इलाकों में जाके इन्होंने क्या डाली, इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली, और हिंदुस्तान पर जो है वो अपना व्यापार का काम करना शुरू किया, और उसे ही क्या कहा गया, मॉडर्निज्म कहा गया, या कह सकते हैं आधुनिक इतिहास कहा गया। लेकिन जब हम लोग इसके पश मंज़र में देखते हैं, यानी कि उर्दू अदब के लिहाज से देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जदीद हिंद आर्याई का जो दौर है वो 1000 ईस्वी में जो वो शुरू होता है, जो इससे तकरीबन 600 साल पहले शुरू हो जाता है, ज़बान के लिहाज से या अदब के लिहाज से। और यहाँ अगर हम बात करें अदब के लिहाज से, तो जदीद हिंद आर्याई का जो दौर है वो हिंद आर्याई ख़ानदान का तीसरा दौर है। और इससे 3 जो दौर हैं, जो हम लोगों ने इसके 2 दौर जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कदीम हिंद आर्याई और अहद वस्ता। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा तवील वक्त है वो अहद वस्ता का है, तकरीबन 1500 साल तक का वक्त है अहद वस्ता में। इसके बाद कदीम हिंद आर्याई की बात करते हैं तो 1000 साल का वक्त है, और जदीद हिंद आर्याई की हम लोग बात करें तो यह है आपका 926 साल तक का अभी तक जो इसका वक्त हुआ है। इसीलिए इन तीनों दौर में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है या सबसे ज़्यादा तवील है वक्त के हिसाब से, वो है अहद वस्ता का 1500 साल। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जदीद हिंद आर्याई की। तो जदीद हिंद आर्याई में 2 चीज़ों पर ख़ास तौर से ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं मगरिबी हिंद पर, और क्योंकि मगरिबी हिंद से जो है वो उर्दू का जो है वो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, और उसी के बराह रास्त जो है वो उर्दू ज़बान हमारे सामने आती है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो है मशरिकी हिंद। ये मगरिबी हिंद और मशरिकी हिंद जो है वो दोनों ही एग्ज़ाम के पश मंज़र से बहुत अहम है। इसके अलावा एक इलाका और है जो सिंध में है, और वो भी क्या रखता है, बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उर्दू की जाए पैदाइश के जो ज़्यादा चांसेस हैं या जो ज़्यादा नज़रिए पेश किए गए हैं ज़्यादातर, वो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब में, जो उन्होंने 1928 में लिखी, पंजाब में उर्दू उस किताब का नाम है। इसके बाद सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है, 1939 में लिखी गई है, जिसका नाम है नकूश सुलेमानी। इस बारे में हम लोग जो है वो पहले ही रोशनी डाल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसे इलाकों में बांटना ज़रूरी होता है। तो हमने हिंदुस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं उसको जो है वो तकसीम कर लिया। जो नॉर्थ का हिस्सा है उसे हम लोगों ने शुमाली हिंद कहा है, और इसके साथ साथ शुमाली मगरिब, यानी कि जो इस तरफ का इलाका है वेस्टर्न घाट का, तो इसलिए हम लोग इसे शुमाली हिंद या शुमाली मगरिब के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब इसमें शुमाली हिंद कह लें या शुमाली मगरिब कह लें, इसमें जो है वो 2 ज़बान जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ज़बान हैं, जिसमें एक आती है लहिंदा और दूसरी आती है आपकी सिंधी। ये 2 ज़बानें जो है वो शुमाली हिंद की बोली जाती हैं, और ये शुमाली हिंद में भी किस इलाके में बोली जाती हैं, पंजाब में बोली जाती हैं। इसीलिए ये दोनों जो बोलियां हैं लहिंदा और सिंधी, ये दोनों पंजाबी का ही क्या है, एक हिस्सा है। अब ये पंजाबी और लहिंदा जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है बोली जाती है। जो लहिंदा है वो मगरिबी पंजाब में बोली जाती है, यानी कि वेस्टर्न पंजाब में बोली जाती है। वहीं जो सिंधी है ये सिंध के इलाके में बोली जाती है, जो आधा हिंदुस्तान में है और आधा पाकिस्तान में है। इसके बाद एक छोटा सा डाउट और आता है बच्चों के जहन में, और वो है ज़बान और बोली को लेके। एक होता है ज़बान और एक होता है ज़ुबान। जो ज़बान होती है वो हमारी एक लैंग्वेज होती है, जबकि जो ज़ुबान होती है यानी कि ज़ा के ऊपर पेश होता है उसे हम लोग अपनी जीभ कहते हैं, यानी कि टंग कहते हैं। तो यहाँ पर ज़बान और बोली, इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जो ज़बान होती है वो बहुत वसी होती है, यानी कि बहुत बड़ी होती है, और बोली जो है वो बहुत छोटी होती है, जिसका जो हिस्सा है वो बहुत कुंद होता है। और बोली का अपना कोई अदब नहीं होता, और जब कोई अदब नहीं होता तो उसमें कोई तसनीफ़ भी जो है वो नहीं लिखी जाती। जबकि ज़बान जो है वो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि अदब से ताल्लुक़ रखता है, और इसीलिए जो है वो लिटरेचर में अदब पढ़ा जाता है, क्योंकि वो एक ज़बान का अदब होता है।
और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ज़बान आती है, उसके बाद जो है वो बोली आती है। ये भी बात आप लोग जो है वो जहन में रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ऊपर, पंजाबी जो है वो एक ज़बान है, जबकि सिंधी और लहिंदा क्या है, ये बोलियाँ हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इसे याद रख सकते हैं। और बोली का कोई रस्मुल ख़त नहीं होता, जबकि ज़बान का रस्मुल ख़त होता है। तो ये जो पंजाबी ज़बान है, इसका रस्मुल ख़त क्या है, गुरुमुखी है। तो ये हुई आपकी शुमाली हिंद की बात। अब शुमाली के बाद हम सीधा जाते हैं साउथ में, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं जनूबी हिंद। तो जनूबी हिंद में एक ही ज़बान है और एक ही बोली है, जिसका नाम है मराठी। और मराठी को हम लोगों ने शायरी की ज़बान कहा है या मौसीकी की ज़बान भी कहा है। आप लोग यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़बानी एतबार से वोवल जो है वो सबसे ज़्यादा इसी ज़बान में होते हैं, यानी कि मराठी में होते हैं। लेकिन अगर हम उर्दू ज़बान में बात करें तो उर्दू में सिर्फ 3 ही वोवल्स होते हैं, जिसमें अलिफ, वाव और या आते हैं। लेकिन जब हम लोग इनकी शक्ल के एतबार से बात करते हैं तो इनकी शक्लें कितनी हो जाती हैं, 10। वैसे तो 3 है, लेकिन शक्ल के एतबार से जो है वो ये 3 है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसको वोवल्स और कॉन्सोनेंट के एतबार से भी बताया है। अलिफ, वाव और या क्या हुर्फ इल्लत है, जिन्हें हम लोग मुसव्वदी में कहते हैं, इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं। जबकि हुर्फ सही यानी कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो मुसम्मते कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, मुसव्वते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनूबी हिंद के बाद ईस्टर्न साइड की, यानी कि मशरकी हिंद की। मशरकी हिंद में 3 बोलियाँ आती हैं, जिसमें हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। मशरिक के बाद हमारे पास आता है मगरिबी हिंद, यानी कि वेस्टर्न एरिया। और वेस्टर्न एरिया ही क्या है, एग्जाम में सबसे अहम है एग्जाम के हवाले से, क्योंकि मगरिबी हिंद में कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। और इसको जो तकसीम किसने किया है, गैरिसन ने किया है, जिसमें सबसे पहला आता है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। इसके बाद दूसरा आता है हरियाणवी, जिसको हम लोग जाटू या बांगड़ू के नाम से भी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 ज़बानें हैं जो मगरिबी हिंद में आती हैं। और यहाँ से एग्जाम में सवाल ज़रूर आता है कि मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं, तो 5 बोलियाँ हैं। अब इन 5 बोलियों को जो है वो हम लोगों ने 2 इदवार में क्या किया है, तकसीम किया है। और 2 इदवार कौन कौन से हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। और ये 2 इदवार किसने तकसीम किए हैं, गैरिसन ने। जिसमें पहला जो भाग आता है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों जो है वो एक ग्रुप में है। और इसमें ग्रुप होने की निस्बत ये है कि इसमें जो है वो ऊ की आवाज़ आती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऊ की आवाज़ किस ज़बान में आती है, तो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी में ऊ की आवाज़ आती है। जैसे इधर को अइयो, उधर को जाइयो, खाना खाइयो। तो इन सब जुमलों में आप देखेंगे कि लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, ऊ की आवाज़ आ रही है। इसी के बरअक्स आप लोग दूसरी ग्रुप देख सकते हैं या दूसरा ग्रुप देख सकते हैं, जिसमें खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली, हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू। हरियाणवी, जाटू और बांगड़ू एक है, खड़ी बोली और हिंदुस्तानी एक है। जैसे आपको पता है यहाँ पर खड़ी बोली है और हरियाणा में ज़्यादातर जाट रहते हैं, उनकी ज़बान जो है वो क्या होती है, अक्खड़ होती है। तो इसलिए से हम लोग अक्खड़ ज़बान भी कहते हैं, यानी कि खड़ी ज़बान। और खड़ी ज़बान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो भारीपन होता है, और भारीपन होने के साथ साथ इसमें जो है वो लास्ट में आ की आवाज़ आती है। और इसीलिए जैसे हम लोग देखते हैं, किधर को जा रहा, इधर को आजा, पागल मत बना। तो हम इन जुमलों में देखते हैं कि इसमें लास्ट में क्या आया है, आ की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए हम लोग इसे अक्खड़ ज़बान कहते हैं या आ की आवाज़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो खड़ी बोली है वो मगरबी हिंद के आसपास बोली जाती है। जैसे आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा का कुछ इलाका हो गया, तो इनमें क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। और इसी का ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, बराह रास्त उर्दू से है। इसके अलावा चारों दिशा होने के बाद, यानी कि शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब होने के बाद आपका आता है सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य देश, यानी कि सेंट्रल। इसमें जो है वो काफ़ी सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ज़बानों को जो है वो तरजीह देंगे, जिसमें गुजराती आती है और राजस्थानी आती है। अब इन राजस्थानी ज़बान की जो है वो 4 बोलियाँ हैं, जिसमें आपको मारवाड़ी मिल जाएगी या मेवाड़ी मिल जाएगी, मालनी मिल जाएगी, जयपुरी और मेवाती। तो ये राजस्थान की 4 बोलियाँ हैं जो मध्य देश में बोली जाती हैं। इसके अलावा गुजराती पहाड़ी भी ज़बान अहम है, जो मगरबी पहाड़ी में बोली जाती है। और ये मध्य देश का जो इलाका है, जो दरमियानी पहाड़ी की बोलियाँ बोली जाती हैं, उसमें 2 हैं, जिसमें कमायूनी और गढ़वाली है। हालांकि ये दोनों ज़बान जो है वो अक्सर उत्तराखंड के इलाके में जो है वो बोली जाती है। तो ये 2 ज़बानें जो है वो आपकी हो गई ऊपर के हिसाब से। इसके बाद गैरिसन ने ही, क्योंकि ये माहिर गैरिसन लिसानियात हैं, इन्होंने जदीद हिंद आरियाई की जो ज़बान है उसको 2 इदवार में तकसीम किया है। एक है अंदरूनी और एक है बैरूनी। बैरूनी वो जो बाहर से आई जैसा माना जाता है, और अंदरूनी वो जो अंदर की ज़बान है। तो इसीलिए एग्जाम में इनसे भी पूछ लिया जाता है कि बैरूनी कौन सी मानी है और अंदरूनी कौन कौन सी ज़बान मानी है। तो बैरूनी ज़बान में हम लोग देख सकते हैं लहिंदा, सिंधी, मराठी,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, आसामी, उड़िया, बंगाली और बिहारी। ये सब गैरीसन ने क्या बताई हैं? ये सारी की सारी ज़बानें गैरीसन ने बैरूनी बताई हैं अपने रिसर्च के एतबार से। यानी कि गैरीसन को लगता है कि ये ज़बानें जो हैं वो बाहर से आई हैं अपने रिसर्च के एतबार से। वहीं अगर हम बात करें अंदरूनी ज़बान, जो अंदर की ज़बान है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे मगरब हिंद की 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी और दरमियानी पहाड़ी, जिसमें 2 बोलियां हैं, कमायूनी और घड़वाली। ये सारी क्या बताई हैं इन्होंने? अंदरूनी बताई हैं गैरीसन ने अपने रिसर्च के एतबार से। तो ये हुई उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से बात। अब हम लोग देखते हैं कुछ तारीख के पश नज़र में कि उर्दू लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो उर्दू का जो सबसे पहले जिक्र हमें मिलता है वो मिलता है बाबरनामा में, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? तो जो कि बाबरी भी मानते हैं। ये खुद नवीस्त है किसकी? बाबर की है, जो उन्होंने लिखी है तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी जो है वो तुर्की ज़बान में लिखी गई है, लेकिन जो बाबरनामा है वो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है, क्योंकि ये उसका क्या है? ट्रांसलेशन है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे भी याद कर सकते हैं। ये बाबर की खुद नवीस्त है, जो तुजु के बाबरी है, लेकिन उसका तर्जुमा बाबरनामा के नाम से किया गया है। जो बाबर है हिंदुस्तान में आया था 1526 में, और उसने जो है वो आके कौन सी लड़ाई लड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, और उसमें जो है उसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। और इस बात से हमें तारीख में पता चलता है, वो टॉपिक अलग है तारीख का। लेकिन अगर हम उर्दू के हवाले से बात करें तो उर्दू की जो पहला जिक्र हमें मिलता है वो मिलता है बाबरनामा में ही, और इसका जो है वो खुद बाबर ने उसका जिक्र किया है। ये हुई सबसे पहले जिक्र मिलता है, लेकिन इसको अदब के लिहाज से जो सबसे पहले इस्तेमाल किया है वो क्या है? 1750 में। और किसने किया है? गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने जो है वो इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया है 1750 में। तो ये बात हुई उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल और उसका जिक्र। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम लोग संविधान के एतबार से भी यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं। हमारा जो संविधान है उसमें जो है वो 22 भाग हैं, जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं और तकरीबन 395 के आसपास क्या हैं? आर्टिकल्स दिए गए हैं। और जब ये आइन बना, यानी कि जब ये संविधान बना, तो उसमें जो है वो उर्दू ज़बान को भी पहले से शामिल रखा गया था, बाद में नहीं जोड़ा गया था। क्योंकि जब ये संविधान बना तो उस वक्त जो है वो इसमें कितनी भाषाएं थी? सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो है वो इसमें 8 भाषा जोड़कर जो है वो इसमें कितनी हो गई? 22 भाषा जो है वो हो गई है। और अभी भी वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और एक आर्टिकल और याद रख लीजिएगा, हालांकि ये हिंदी में अक्सर पूछा जाता है, वो है 343 आर्टिकल, क्योंकि इसी में जो है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की लिपि के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी और लिपि देवनागरी कहते हैं, उसमें जो है वो इसका जिक्र है। तो एग्जाम में ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक नज़रियात, जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम होते हैं। और इसी में जो उर्दू के इब्तिदाई ताल्लुक़ से देखें तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है मीर अमन का आता है। उनका कौल है कि उर्दू अकबर के दौर में पैदा हुई और शाहजहाँ के दौर में उसे फ़रोग़ मिला, और शाहजहाँ के दौर में ही उर्दू का नाम हुआ उर्दू मुअल्ला, जिसका मायने होता है शाही ज़बान या फ़ौज की ज़बान, या हम लोग कह सकते हैं दरबार की ज़बान। उर्दू मुअल्ला का मतलब ये होता है। यहाँ पर उर्दू मुअल्ला जो है वो गालिब के खतूत का मजमूआ भी है और हसरत मोहानी का एक रिसाला भी है। इसके बाद दूसरा कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इनकी किताब आब हयात, जो 1880 में क्या हुई है? शाये हुई है। और कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से शाये हुई है, जो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, और इसमें तकरीबन 29 शोरा का जिक्र है। और ये क्या है? ये तारीख़ी किताब है, और आब हयात को उर्दू की पहली तारीख़ी किताब भी कहा जाता है, और ये तज़किरा भी है, क्योंकि उर्दू में जो तनकीद की इब्तिदा होती है वो हमें तज़किरों में देखने को मिलती है। जैसे उर्दू शोरा का पहला तज़किरा निकातुश शोरा है, जो मीर तकी मीर ने लिखा है 1751 में। इसके अलावा आब हयात का जो इंग्लिश में तर्जुमा है वो शमशुर रहमान फ़ारूकी ने किया है। इसके अलावा इसी किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बताया है कि उर्दू की जो जाए पैदाइश हुई है वो कहाँ से हुई है? वो ब्रज भाषा से हुई है, जो मगरबी हिंद की बोली है। इनका कौल भी बड़ा मशहूर है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आब हयात में क्या है? शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे हाफिज़ महमूद शिरानी। इनकी किताब है पंजाब में उर्दू, जो 1928 में जो है वो शाये हुई है। यहाँ पे ईयर जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। और ये लखनऊ के मकतबा कलियाँ से बशीरतगंज से जो है वो शाये हुई है। और इसका जो इंतसाब है, यानी कि जो डेडिकेट की गई है, ये की गई है मखदूम खान बहादुर शेख अब्दुल कादिर साहब को जो है वो ये डेडिकेट की गई है, हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़।
और इसी में उन्होंने अपने उर्दू की जाए पैदाइश के ताल्लुक़ से नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई है। ये हाफिज़ महमूद शिरानी का जो है वो कौल है और इसके लिए उन्हें 2 दलाइल जो है वो पेश किए हैं। पहला तारीख़ी है और दूसरा जो है वो क्या है, लिसानी एतबार से है। रोशनी डालते हैं तारीख़ी एतबार से कैसा है। तो तारीख़ी एतबार से हम लोग देखें तो पंजाब का इलाका जिसे हम पंजाब कहते हैं ये तारीख़ी एतबार से है और यहाँ पर 5 नदियों का एक समन्वय है, या कह सकते हैं 5 नदियों का वतन है, 5 नदियों का मुल्क है। और इसमें जो है वो सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते से आया और यही रास्ता जो है वो सिंध से क्या हुआ, पंजाब में पड़ता है। तो ये तारीख़ी पश मंज़र से है, यानी कि हिस्ट्री के एतबार से। इसके अलावा अगर हम बात करें लिसानी एतबार से यानी कि लिंग्विस्टिक के एतबार से, तो पंजाबी और उर्दू में तकरीबन 60% क्या मिलती है, यकसा मिलती हैं। यानी कि इन दोनों ज़बानों में 60% का ऐसा हिस्सा है जो एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे पंजाबी में कहा जाता है मुंडा, जबकि उर्दू में कहा जाता है लड़का, यहाँ कहा जाता है चंगा, यहाँ कहा जाता है अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है कुड़ी, यहाँ पे कहा जाता है लड़की। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि लिसानी एतबार से जो क्या है आवाज़ें हमें सेम आती हैं। तो इसलिए हाफिज़ महमूद शिरानी जो है वो ये नज़रिया पेश किया है। हालांकि इससे कबल एक और मुहक्किक हुए जिनका नाम हुआ है शेर अली खां शरखस। इन्होंने भी जो है वो हाफिज़ महमूद शिरानी से पहले ही पंजाब में उर्दू के पैदा होने का क्या क्या है, नज़रिया पेश किया है। और नज़रिया पेश करने के लिए उन्होंने अपना एक तज़किरा है जिसका नाम है एजाज़ सुखन, उसमें जो उन्होंने ये नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई है। यहीं पर हम लोग देखेंगे इनसे पहले भी एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है पंडित कैफी। उन्होंने भी जो है वो उर्दू को जो है वो पंजाब में पैदा होने का नज़रिया ही पेश किया है। यहाँ पर एक बात नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि तारीख़ी एतबार से है। तो महमूद गज़नवी का नाम जो है वो आपने ज़रूर सुना होगा और उनके साथ एक बहुत बड़े शायर आए थे जिनका नाम मोहम्मद ओफ़ी, और उनकी किताब है लबाबुल अरबाब, ये भी जो है वो बड़ी मशहूर है। ये भी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसी के अलावा महमूद गज़नवी के साथ साथ एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। इनको जो है वो हिंदुस्तान का तूतिया हिंद कहा जाता है। और अमीर खुसरो जो है वो ऐसा शायर है जिन्होंने 8 बादशाहों का दौर देखा है। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने कितने बादशाहों का दौर देखा है। तो 8 बादशाहों का जो दौर है महमूद गज़नवी ने अमीर खुसरो ने जो है वो देखा है। इसके बाद बात करते हैं मसूद हुसैन खां की। इनकी तसनीफ़ बहुत मशहूर है, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है वो इनकी तसनीफ़ है जो 1948 में एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से शाये हुई। और ये जो है इनका PhD का मौजू भी था मसूद हुसैन खां का। और ये जो है वो 5 अबवाब पर क्या है, मुश्तमिल है। ये 5 अबवाब कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। पहला जो बाब है वह है हिंद आर्याई का इर्तिका। इसके बाद हिंदुस्तान की जदीद ज़बानें, उर्दू ज़बान का आगाज़, लिसानी नज़रियात और नवाहे दहली। ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। और ये जो है वो इनका PhD का मकाला भी था, यानी कि PhD का मौजू भी था मसूद हुसैन खां का। और इसी में उन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश जो है वो कहाँ से बताई है, नवाहे दहली से बताई है। नवाह का मतलब होता है दिल्ली के आसपास का इलाका। इसके बाद नसीरुद्दीन हाशमी हैं, इनकी तसनीफ़ है जिसका नाम है दक्कन में उर्दू, जो 1923 में शाये हुई। और इन्होंने जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से बताई है, दक्कन से बताई है कि उर्दू की जाए पैदाइश जो है वो दक्कन से हुई है। और ये किताब तरक्की उर्दू नई दिल्ली से शाये हुई थी 1932 में। इसके बाद नेक्स्ट है सैयद सुलेमान नदवी। इनकी तसनीफ़ है नुकूश सुलेमानी जो 1939 में शाये हुई। और इसमें जो उन्होंने नज़रिया पेश किया है वो क्या है कि उर्दू जो है वो सिंध में पैदा हुई है, या उर्दू ज़बान का आगाज़ का सहरा सिंध में तैयार हुआ है या सिंध के साथ बंधा है। और ये जो किताब है ये उर्दू अकादमी सिंध से जो है वो शाये हुई थी 1939 यानी कि 1939 में। इसके अलावा डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का भी कौल है, बड़ा मशहूर कौल है। इनका कौल है कि उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से हुई है, खड़ी बोली से हुई है। वहीं पर मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का कौल है कि उर्दू की जाए पैदाइश हरियाणवी से हुई है, जिसे हम लोग जाटू या बांगड़ू भी कहते हैं। इनकी ये किताब है, बहुत मशहूर है, हिंदुस्तानी लिसानियात, उसमें इन्होंने जो है ये नज़रिया पेश किया है। अगला सवाल है अख्तर और यनवी, उन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से बताया है, मगदी से बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले हमारे कॉल की तरफ, और यह है इंशाअल्लाह खां इंशा का। इन्होंने बताया है कि उर्दू की जाए पैदाइश अरबी, फ़ारसी, तुर्की, ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। यानी इन चारों ज़बानों के मेल से एक नई ज़बान पैदा हुई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुहेल बुखारी का कौल है कि उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से हुई है, उड़िया से हुई है। नेक्स्ट हमारा शौकत सब्ज़वारी, इन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश 2 आब के इलाके से बताई है। 2 आब का इलाका होता है गंगा और जमुना के बीच का इलाका। यहाँ पर एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि गंगा और जमुना 2 दरिया हैं, यानी कि 2 नहरें हैं।
उन पर जो है वो सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा काम तारीख में नदियों पर किया है, और इन्होंने ही यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ही नदियों पर जो है वो टैक्स लगाया था, जिसे हम लोग कहते हैं कोही करके टैक्स कहते हैं, जो कृषि पर लगता है। और इसी का एक डिपार्टमेंट भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? कायम किया था। यहाँ पर मसूद हुसैन खां का एक और कॉल है जो मशहूर है, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमुजिश से निकली है। ये भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, या कह सकते हैं अगला पॉइंट है सुनीतु कुमार चटर्जी का। इनका कॉल जो है वो बड़ा मशहूर है कि अगर मुसलमान जो 712 में हिंदुस्तान आए, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ और इर्तिका में ज़रूर तासीर हो जाती या ताख़ीर हो जाती। ये जो है वो कॉल किसका है? ये सुनीतु कुमार चटर्जी का है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इनके कॉल को भी जो है वो याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो उर्दू के लिसानियात के या उर्दू की तारीख के हवाले से जो है वो पूछी जाती हैं, जैसे दास्तान ज़बान उर्दू, इसके मुसन्निफ़ हैं शौकत सब्ज़वारी। ज़बान और उर्दू कैसे लिखें, इसके मुसन्निफ़ हैं रशीद हसन खां। इसके अलावा उर्दू की कहानी और उर्दू की तनकीदी तारीख़, इसके मुसन्निफ़ हैं एहतसाम हुसैन। ये लिसानियात पर और तारीख़ पर जो है वो किताबें हैं जो एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसके मुसन्निफ़ हैं एहतसाम हुसैन। उर्दू लिसानियात ये शौकत सब्ज़वारी की है। इसके अलावा हिंदुस्तानी लिसानियात ये मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। ये तीनों किताबें एग्ज़ाम में आप लोगों से ज़रूर पूछी जाएंगी। इसके अलावा उर्दू की लिसानी तश्कील ये मिर्ज़ा खलील बेग की है। और नेक्स्ट हमारी उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शमशुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। तो इस तरीके से ये इनके कॉल हुए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग जानते हैं तारीख़ ज़बान उर्दू, या कदीम हिंद आर्याई का दौर, या हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ जो है वो आपकी यहीं पर जो है वो इख्तिताम हो जाती है।